हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा आज डे 32 है। अपने इस डे 32 में आज हम टॉपिक नंबर 621 से लेके टॉपिक नंबर 640 तक को कवर करेंगे, जो कि यूपीएससी प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा डे 32 है लेट्स क्रैक सीरीज का, जिसके अंतर्गत आज हमें टॉपिक नंबर 621 से लेके टॉपिक नंबर 640 तक को कवर करना है। ऑलरेडी आपने प्रीवियस 31 के पार्ट तक में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था और आपको अच्छे से पता है कि हमने अपने डे 31 में इंडियन पॉलिटी की शुरुआत की थी। तो उसी दिशा में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को कवर किया था कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या हैं, और साथ ही हमने ये भी देखा था कि प्रियम्बल के संदर्भ में कौन कौन सी बातें हैं। आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या है, नागरिकता से संबंधित क्या प्रोविज़न है, और फंडामेंटल राइट के टॉपिक को भी पूरी तरह से कवर कर लेंगे। अर्थात आज हम मोटे तौर पर अपने आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 35 तक को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेंगे, जिससे हमारे इस टॉपिक की काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्ता हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि आप से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा वो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 का तक पूछेगा। तो आप इन टॉपिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने आज इस टॉपिक की शुरुआत करें। इससे पहले आप में से जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम न केवल आपको जीएस के लगभग 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं, बल्कि सीसेट में रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्नों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व कराते हैं। साथ ही हम आपको करंट अफेयर्स में कई सारे महीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा के आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को सुनिश्चितता प्रदान करते हैं। साथ ही आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक की मदद से आप ये भी जान सकते हैं कि कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करना चाहिए। इंपॉर्टेंट मैपिंग हम आपको वहाँ पे भेजते हैं, और इसके अलावा हम आपको कई सारी बुक की इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होती हैं। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं। तो इसके अलावा आप में से जिन बच्चों को इसकी डिटेल जानकारी चाहिए, वो लेट्स क्रैक के प्रोमो वीडियो को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिरकार लेट्स क्रैक सीरीज का पर्पस क्या है, उसके अंतर्गत हम आपको क्या क्या कवर कराते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की। तो आप अच्छे से जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र। सिंपल सी बात है, आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र को जो बात है वो किस आर्टिकल में मेंशन की गई है। आपसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात जो भारत है वो राज्यों के समूह या राज्यों का संघ होगा। क्लियर? अब यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन बनता क्या है, यहाँ से वही क्वेश्चन बनता है जो हमने आपको प्रीवियस पार्ट में पढ़ा रखा है। क्या कि क्या भारत में जो राज्य हैं वो किसी समझौते का परिणाम है? तो नहीं। क्या भारत में जो राज्य हैं वो क्या अविनाशी हैं? तो नहीं, वो विनाशी हैं। मतलब राज्य समाप्त हो सकता है बट केंद्र समाप्त नहीं हो सकता। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेरिकन फेडरल सिस्टम में ऐसी बातें वहाँ पर नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जब हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इससे 2 बातें पता चलती कि एक तो नाम पता चला कि अच्छा इसका नाम भारत है या इंडिया है। दूसरा ये पता चला कि यहाँ पे जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, संघी है या फिर एकात्मक है। तो पता चलता है कि संघी व्यवस्था को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। जो मैंने आपको बात बताई वो यहाँ पे पूरी मेंशन है, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो इंडियन टेरिटरी की हम बात करते हैं। तो इंडियन टेरिटरी या इंडियन क्षेत्र में कौन कौन सी बातें आती हैं? तो 3 बातें। एक तो वो जो राज्य के क्षेत्र हैं, दूसरा वो जो संघ के क्षेत्र हैं, तीसरा वो जिन्हें भारत सरकार इन फ्यूचर में कभी भी अधिग्रहित कर सकती है। आपको पता है कि भारत सरकार ने कई सारे क्षेत्रों को अधिग्रहित किया था।
जैसे दादर नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी और सिक्किम। क्लियर? तो ये सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे अधिग्रहित किया था, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, करंट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं। यूटीज़ कितनी हैं, 9 यूटीज़ हैं। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान संदर्भ में भारत में कितने स्टेट हैं, क्योंकि पहले 29 हुआ करते थे। ठीक है, और यूटीज़ कितनी होती थी, 7 होती थी, अब यूटीज़ चेंज कर दी गई हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, 2 से 3 चीज़ें और आप जान लीजिए। क्या? कि जो कानून है स्टेट से रिलेटेड या संघ से रिलेटेड, संविधान में जो अमेंडमेंट है वो संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पे क्या बात आती है कि संसद को ये राइट दिया गया है कि किसी भी विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों या शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश व उनकी स्थापना कर सकती है। जैसे वह नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकती है, नए राज्यों को गठन कर सकती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेकर उसको राइट प्राप्त है। और एक और बात बताएं कि संसद को कोई कानून इम्प्लीमेंट कराने के लिए, कोई संधि या समझौता विदेशी इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी राज्य से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि क्या कोई विदेशी नीति को लागू करवाने के लिए उस स्टेट की अनुमति की आवश्यकता होती है? तो नहीं, वो अपने लिए इस जगह पे स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात आती है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद के क्या राइट हैं। ठीक है, इस पे कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद को राज्य के संदर्भ में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो पहला तो अधिकार है कि वो राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। ठीक है, उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके 2 या अधिक राज्यों या अन्य राज्यों के साथ मिलाकर किसी राज्य को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। सिंपल सी क्या बात है, वो राज्य को समाप्त नहीं करेगी यहाँ पे। ठीक है, जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में इसमें चेंजेस करती रहती है। ठीक, अब बात यहाँ पे एक और आती है, क्या समाप्त करने का मतलब क्या है? समाप्त करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं आप लगाना कि अगर कोई राज्य है तो उसको पूरी तरह समाप्त करने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि जैसे जो राज्य है वहाँ के जो लोग हैं, ठीक, उसको किसी में मिक्स कर देगी। ऐसा नहीं होगा उनको वहाँ से हटा के बिल्कुल ख़त्म कर देगी और वो निर्जीव कर देगी। या आप ऐसे समझ सकते हो, सिंपल सी बात है कि राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना, उसकी सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, किसी अन्य के साथ मिला देना, संसद को ये राइट प्रोवाइड कराता है। समझ गए? बाकी आप उसे मत याद रखिए क्योंकि वो डिबेट का विषय हो जाता है, फिर वहाँ पे मुझे मेंस के टॉपिक पर उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए। फिर बात आती है यहाँ पे क्या कि इस चीज़ को जब वो करेगी, मतलब नाम में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें वो करेगी, तो राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। इसे स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन संविधान संसद को ये जब राइट देता है कि वह नए राज्य बनाए, उसमें परिवर्तन करे, उसका नाम बदले या सीमा में परिवर्तन करे, तो वह बिना राज्यों की परमिशन के ये सब कर सकती है। मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता रखा है कि इस पे यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो राज्यों की अनुमति से ही कर सकती है या फिर बिना राज्यों की अनुमति के। तो बिना राज्यों की अनुमति के कर सकती है। ठीक है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। मैंने ये भी आपको शुरू में बता दिया कि भारत क्या है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक है, मतलब विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, कि संघ को नहीं समाप्त कर सकते लेकिन हम राज्य को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अमेरिका में इसी चीज़ का उल्टा होता है। अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पर आप पढ़ते हो क्या, अविभाज्य राज्यों का, क्या पढ़ते हैं आप वहाँ पे कि अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले बता दी हैं, अब आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि हम जब आपको संविधान का संशोधन अपनी लेट्स क्रैक सीरीज में ही पार्ट 1 में पढ़ाया था, बट आगे हम आपको फिर से यहाँ पे रिकॉल करा देंगे। तो उसमें एक बात थी, क्या बात थी, मैंने आपको बताया था जब सारे संविधान संशोधन पढ़ा रहा था कि जो राज्य हैं उनकी सीमा में या नाम में, क्षेत्र में जो परिवर्तन किया जाएगा
उसे संविधान के संशोधन 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात वो एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। क्लियर? यानी कि किसी भी राज्य के नाम में अगर परिवर्तन करना है तो हम साधारण बहुमत से ही उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। समझ गए? बाकी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। हाँ, अंतर बस कहाँ हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में कहा है कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा को समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। ये बात याद रखना, ठीक है। ये अगर वो कार्य करना चाहती है तो उसे 368 में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, बांग्लादेश को हमने अपने क्षेत्र दिए हैं और उनसे कुछ क्षेत्र लिए हैं, तो हमने कौन सा अमेंडमेंट किया था? 100वां संविधान संशोधन। लास्ट में हम आपको पढ़ाएंगे कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, लेकिन डिटेल नहीं पढ़ाएंगे कि बांग्लादेश का क्षेत्र का क्या है, और ना ही प्रीलिम में आएगा ना ही मेंस में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बस इतना आ सकता है कि क्या हम किसी को अपनी सीमा क्षेत्र दे सकते हैं? तो दे सकते हैं, लेकिन 368 के अंतर्गत हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। बाकी यहाँ पर क्या दिया है? बाकी वही कि आपको जो साधारण है उसमें आप साधारण बहुमत से कर सकते हो, ठीक। बांग्लादेश पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, 101वां संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, वो है जीएसटी से। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब जो बात आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक हो जाता है, बट आपको हम यहाँ पे पढ़ा देते हैं। क्या है टॉपिक? टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों का उद्भव। आखिरकार जो स्टेट हमारे हैं वो कैसे बने, कैसे यूटीज हमारी बनी, कैसी 562 रियासतों का एकीकरण किया गया, कैसे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, इन सब की स्टोरी हम आपको अब बताते हैं, ठीक है। देखिए, हुआ क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो आज़ाद होने के बाद हुआ ये कि कई सारे स्टेट जो कि पहले नेहरू रिपोर्ट और कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति से प्रभावित थे, अर्थात नेहरू रिपोर्ट जब हमने आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाया था तो वहाँ पे इस लाइन को हमने हिंट कर दिया था, ठीक है। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में क्या पढ़ा था? उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में पढ़ा था, जितने भी स्टेट थे, कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो आज़ाद देश को हम भाषाई आधार पर गठित करेंगे। मतलब तमिल अलग होगा, तेलुगु अलग होगा, कन्नड़ अलग होगा, मलयालम अलग होगा, हिंदी भाषी अलग होंगे, गुजराती अलग होंगे, मराठी अलग होंगे, बंगाली अलग होंगे। यानी कि इंडिया को हम लिंग्विस्टिक रूप में डिवाइड कर देंगे। लेकिन दिक्कत तब आई कि ये तो उस समय नहीं पता था कि इंडिया को लिंग्विस्टिक रूप में हम डिवाइड करेंगे, और ये भी नहीं पता था, ये तो पता था कि हम इंडिया को लिंग्विस्टिक रूप में डिवाइड करेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इंडिया को हम रिलीजन के रूप में भी डिवाइड करेंगे, कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं। ये चीज़ें हमें नहीं पता थी, बट हमने क्या किया, हमने उस चीज़ को भी देखा और उस हिसाब से ही हमने उसे डिवाइड कर दिया। जब ऐसी परिस्थितियाँ आ गईं तो भारतीयों के समझ ये दिक्कत हुई कि अब हम रिलीजन के रूप में जब डिवाइड हो गए तो भाषाई आधार पर अब हम डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि इससे तो फिर भारत ही नहीं रहेगा। लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, खास तौर पर आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा, और आंध्र प्रदेश के लोगों में भी सबसे ज़्यादा विरोध किया पोट्टी श्रीरामल्लू के द्वारा। पोट्टी श्रीरामल्लू एक तरीके के गांधीवादी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपने प्रॉमिस किया था और अगर वादा आपने किया तो उसे निभाइए, उस वादे को तोड़िए मत, ठीक है। तो भारतीयों ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख थे, कि देखिए भाई साहब, आपकी ये जो मांग है वो जायज़ नहीं है, इस पे मांगे कभी सोचेंगे, अभी जो स्टेट बने इनको ऐसा ही बने रहने दीजिए। लेकिन वो नहीं माने और आंदोलन करने लगे, और 75 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वो आंदोलन काफ़ी विभीषक रूप ले लिया, और उस विभीषक रूप लेने के बाद हुआ ये कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया गया, और पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कहलाया। लेकिन ये तो हमने कहानी डायरेक्ट जंप करके पढ़ ली ना। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले हुआ ये था कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत 552 छोटी मोटी बड़ी रियासतों से बटा हुआ था। उन 552, कहीं पे 562 मिलता है, कहीं पे 572 मिलता है, ठीक है।
तो आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन था 2 ही, ठीक। 52 मानोगे तो भी ठीक है, 62 मानोगे तो भी ठीक है। आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा कि 52 था कि 62 था कि 72 था। अगर आ जाए ऑप्शन में तो आप 52 ही लगाइएगा, ठीक है। देखिए, देसी रियासतें थीं, तो इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य नेता, कई सारे अन्य मनीषियों के द्वारा, मेनन के द्वारा मिलकर भारत की 549 रियासतों को अपने में शामिल कर लिया गया। रियासत का मतलब होता था जो राजा रजवाड़ों का जो क्षेत्र होता था, लेकिन 3 बड़ी रियासतें जो कि भारत से अलग रहना चाहती थीं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हैदराबाद हो, हैदराबाद आज तो एक शहर है, उस समय एक रियासत होती थी, ठीक, जूनागढ़ हो, ठीक है। ये जो 3 बड़ी रियासत थी, जूनागढ़ का मतलब महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, गुजरात का हिस्सा और राजस्थान का थोड़ा सा क्षेत्र, ठीक है। तो ये जूनागढ़ की रियासत थी। तो ये जो रियासतें थीं ये सब अलग अलग हो गईं, और इनका ये मत था कि हम ना तो भारत में कुछ ने काम मिलेंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। जूनागढ़ जैसी रियासत ने पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जम्मू कश्मीर ने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हैदराबाद कहती हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। हैदराबाद में एक व्यक्ति था नवाब का, निज़ाम का सहायक, जिसको आप पढ़ते हो रजा खां, ठीक है। रजा खां ने क्या किया कि अपने आप को पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा हथियार, गोला बारूद, इन सब की वो कर ली, और अपने आए इस चीज़ के लिए ताकि हम विद्रोह कर सकें भारत सरकार के साथ में, अपना एक युद्ध का माहौल उसने तैयार कर लिया। लेकिन भारत सरकार के कुशल शिल्पकार उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने डिसीजन लिया और पुलिस कार्रवाई करके रजा खां और उनके सभी जितने बंदी थे, सिपाही थे, उन सबको मार दिया और हैदराबाद को अपने में शामिल कर लिया। जूनागढ़ की प्रॉब्लम को सरदार वल्लभ भाई पटेल इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा सॉल्व करते हैं। उस समय वहाँ का जो नवाब होता है उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसी ऐसी बातें कही थी और मैं हर तरीके से तुमको अपने में मिला सकता हूँ, ठीक है। जूनागढ़ को मिला लिया। कश्मीर के संदर्भ में यही बातें थी, लेकिन कश्मीर की थोड़ी सी पॉलिसी राजा हिंदू सिंह को लेकर चेंज हो जाती है। बाद में जब अफ़गानियों का जब उन पर कबायली आक्रमण होता है तो फिर उनको विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए उसे शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही तीनों राज्य आ जाते हैं, समझ गए। इसके आने के बाद हुआ क्या कि जब 1950 का संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमने इन सभी राज्यों को 4 कैटेगरी में बांट दिया। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, और ये सभी कैटेगरी टोटल 29 जाकर बनी। आगे जब ये बातें बढ़ने लगी तो ये हुआ कि अब हम भारत में राज्यों का गठन कैसे करें। तो उस समय 14 राज्य के आसपास बन चुके थे, और जब भाषाई आधार पर राज्यों की डिमांड चलने लगी तो भारत सरकार ने 2 आयोग गठित किए। एक आयोग गठित किया धर आयोग, दूसरा जेबीपी समिति। क्लियर। धर आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि आप ये चेक कीजिए क्या वास्तव में भाषा के आधार पर हमें राज्यों का विभाजन कर देना चाहिए। तो धर आयोग जो बनाया गया एसके धर के सदस्यता के आधार पर, तो उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर आप राज्य मत बनाइए, प्रशासनिक क्षेत्र के आधार पर राज्यों को आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। ये जब उन्होंने बातें कर दी तो लोग नाराज हो गए, आंध्र प्रदेश के लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। तो उन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश के लोगों ने अपना आंदोलन और तीखा और तेज कर दिया, ठीक। इस चीज़ को देखने के लिए फिर हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा जवाहरलाल नेहरू साहब से कि भाई एक काम कीजिए, आप फिर से एक दूसरी रिव्यू कमेटी बनाइए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब दूसरी रिव्यू कमेटी क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि हम ही तीनों लोग शामिल हो जाते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों लोग आपस में शामिल होकर जेबीपी नाम की एक समिति बनाते हैं। और ये समिति भी अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि राज्यों का जो पुनर्गठन हो, यानी कि राज्यों का जो हम गठन करें वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये बातें हो गई तो लोग और नाराज़ थे, क्योंकि लोगों की डिमांड क्या थी कि पोट्टी श्रीरामुलु जो 56 दिन के अंदर अंदर भूख हड़ताल में मर गया। अच्छा मैंने 75 बोल दिया, 75 जतिन दास का था, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना उस समय, क्या पढ़ा रहा था, लाहौर षड्यंत्र केस वाला मॉडर्न इंडिया का, वो दिमाग में आ गया था। क्लियर। तो पोट्टी श्रीरामुलु 56 डेज था। तो पोट्टी श्रीरामुलु की जब देहांत हो गया तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने कहा नहीं भाई अब तो हमें भाषा के आधार पर ही चाहिए, और काफ़ी सारे वायलेंस होने लगे।
खासतौर पर जब एक बार कहा यह जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गए थे आंध्र प्रदेश में स्पीच देने तो लोगों ने उन पर पत्थर तक बरसा दिए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आगे चलकर उन्होंने एक फजल अली आयोग का गठन किया। उस फजल अली आयोग में कई अन्य मेंबर थे। यूपीएससी आपसे अब क्वेश्चन कैसे पूछेगी कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित आयोग निम्न में से कौन सा है? क्या धर आयोग इसी से संबद्ध था? तो हाँ, धर आयोग संबद्ध था। क्या जेवीपी समिति का संबंध था? क्या फजल अली आयोग का संबंध था? तो आप कहेंगे हाँ साहब, ये तीनों के तीनों आयोग भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित थे। ठीक, आगे चलकर जब फजल अली आयोग आया तो उसके हेड थे फजल अली, लेकिन इसके अन्य मेंबर थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। क्लियर, इन्होंने अपनी रिपोर्ट तो पब्लिश की और ये भी कहा कि ठीक है, आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत के आधार पर आप गठन नहीं कर सकते। मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि तमिल का अलग कर दो, तेलुगु का अलग कर दो, कन्नड़ का अलग कर दो, मलयालम का अलग कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। आप तमिल तेलुगु कन्नड़ को मिला सकते हो, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम को मिला सकते हो, तेलुगु और कन्नड़ को मिला सकते हो। मतलब 2 भाषा या 3 भाषा को मिलाकर एक स्टेट का गठन आप कर सकते हो, लेकिन एक भाषा और एक राज्य का गठन आप नहीं कर सकते। तो इस पर लोगों की संतुष्टि बनी और संतुष्टि बनकर 14 स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, वो 14 स्टेट्स कौन कौन से थे ये लिस्ट आपको दी गई है, बट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि राज्यों को कब कब बनाया गया, उनके क्रम पे क्वेश्चन आ जाता है। तो हम आपको अभी क्रम दिखा देंगे, तो आप वो क्रम देख लीजिएगा और ये समझ जाइएगा कि क्रम कैसा है और कैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं। अभी हम आपको एक लिस्ट देंगे तो उसे आपको देखना है। ठीक है, अब जब उन्होंने ये चीज़ें बातें की थी तो उन्होंने क्या किया था, 4 बड़े कारकों की पहचान की थी। कौन कौन कारक थे कि देश की एकता व सुरक्षा की अनुरक्षण व संरक्षण किया जाए, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, वित्तीय आर्थिक व प्रशासनिक उन्होंने तर्क भी रखे। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब ये बात आती है कि 1956 के बाद कौन कौन से नए नए राज्य बनाए गए। तो देखो यहाँ पे कोई क्रम नहीं दिया है। कुछ किताबें होती हैं ना, बहुत ही बेकार होती हैं, लिखने वालों के ऊपर मुझे क्रोध आता है कि आखिरकार वो उन्होंने किताबें लिखी ही क्यों जब इतनी मेहनत की थी। ठीक, उन्होंने यहाँ पे क्रम नहीं दिया है किसी भी बुक में। तो हमने क्या किया कि आपकी तैयारी के लिए दूसरी बुक को रेफरेंस में लेकर वहाँ से हमने उन सभी स्टेट्स को लिख दिया है। ठीक है, तो आपको इन स्टेट्स को क्रम में याद रखना है कि आखिरकार 14 राज्य तक तो हमने पढ़ लिए थे, जिसमें आंध्र प्रदेश इंक्लूड था। 15वें राज्य का जो गठन हुआ वो कौन सा था, गुजरात था। 16वें राज्य का नागालैंड, 17वें का हरियाणा, ठीक है, 18वें का हिमाचल, 19 मणिपुर, 20वां त्रिपुरा, 21वां मेघालय, 22वां सिक्किम, 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल, 25वां गोवा, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड और 29वां तेलंगाना। अब आपको पता है कि 14 जो पहले थे इसमें, ये जो 14 थे ना आपके, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो पहली वाली लिस्ट है आपकी, ये जो 14 स्टेट थे इसमें जम्मू कश्मीर आता है, बट अब जम्मू कश्मीर को यूटीज में बदल दिया गया। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कितने हमारे स्टेट बचे, यानी कि 13 पहले वाले हो गए। ठीक है, और यहाँ के हमारे स्टेट हो गए। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 28 स्टेट हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप बता तो दे रहे हो, आपको क्वेश्चन दे सकता है क्रम लगाने को। कैसे क्रम ऐसे दे देगा, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, इनको क्रम में लगाइए इनके गठन से संबंधित। तो आपको पता होना चाहिए कि गुना का मतलब ये 3 हो गए ना, 15, 16, 17, 18। ठीक है, हिमालय का मतलब 2 हो गए ये। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप याद करिए ट्रिक लगा के। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा कि नागालैंड पहले हुआ था, हरियाणा पहले हुआ था कि हिमाचल हुआ था कि मणिपुर हुआ था, तो आप बता सकते हैं नागालैंड इन चारों में पहले हुआ था। ये चीज़ें आपको याद रखनी, क्रम में लगाने को दे देगा, सुमेलित करने को दे देगा, इनका आपको ऐसे दे देगा, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, कई तरीके दे देगा। तो आपको ये बस लिस्ट याद रखनी क्रम में, जैसे मैंने आपको ये लिस्ट दी है। ठीक है, बाकी तो आपको पता है 26वां, 27वां, 28वां, 29वां ये था। अब यहाँ पे बस नंबर चेंज हो जाएंगे, तेलंगाना 28वां हो जाएगा, झारखंड कितना हो जाएगा, 27वां हो जाएगा। समझ गए, ऐसे आप याद रखना है। बाकी आपसे इस टॉपिक पे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। अब हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है नागरिकता।
कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा एक सिटीजन का क्या मतलब होता है और एक नॉर्मल पर्सन का क्या मतलब होता है। ठीक है, सिटीजन और नॉर्मल पर्सन में बस इतना डिफरेंस होता है कि सिटीजन जो होता है उसे पॉलिटिकल राइट प्राप्त होते हैं। ठीक है, उस कंट्री में वो अपने पॉलिटिकल व्यूज़, अपने आइडियाज़ और अपने आप को उस कंट्री के रूल्स एंड लॉज या रेगुलेशन को बनाने में अपनी एक भूमिका निभाता है। ठीक है, बट एक नॉर्मल पर्सन उसमें भूमिका नहीं निभाता। नॉर्मल पर्सन लाइक अ विदेशी, फॉरनर ऐसा नहीं कि इंडिया में प्रेसिडेंट बन सकता है या इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या इंडिया की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, इनडायरेक्टली रूप से पार्टिसिपेट कर सकता है किसी अनुनय के द्वारा या गवर्नमेंट के कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन वो किसी उच्च पद को नहीं प्राप्त कर सकता। क्लियर? यही डिफरेंस होता है एक नागरिक और फॉरनर में। नागरिक को कई सारे फंडामेंटल राइट्स की प्राप्त होती है, बट फॉरनर को फंडामेंटल राइट्स सभी नहीं प्राप्त होते, कुछ प्राप्त होते हैं। ध्यान देना, मैंने अपनी लाइन को बड़े ध्यान से बोला है कि नागरिक को सभी फंडामेंटल राइट प्राप्त होते हैं, बट फॉरनर को सभी फंडामेंटल राइट नहीं प्राप्त होते। यानी कि फॉरनर को भी कुछ फंडामेंटल राइट प्राप्त होते होंगे। तो यूपीएससी आपसे इस पर जरूर क्वेश्चन पूछेगी कि कौन कौन से राइट फंडामेंटल जो हैं वो फॉरनर को भी प्राप्त हैं और नागरिकों को भी प्राप्त हैं, या कौन से ऐसे राइट हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, फॉरनर को नहीं प्राप्त हैं। तो आज तक यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट इन फ्यूचरिस्टिक में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या कि नागरिकता की जब हम बात करते हैं, आपसे देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये दिमाग में मत रखना कि एनआरसी और सीए पे आपसे इस समय क्वेश्चन पूछ देगा। ये करंट का है, ये आपसे मेंस में पूछेगा और अलग वे में पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो नागरिकता हमें बस कैसे पढ़नी होती है, ऐसे ही पढ़नी होती है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, अब इसमें कुछ प्रोविज़न है, कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि भारत में नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, कितने तरीकों से गंवाई जा सकती है, संविधान में क्या उपबंध है, कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, कौन से राइट नागरिकों को प्राप्त हैं, बस, बाकी और कुछ नहीं। बाकी OCI क्या होता है, PIO क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ना ही आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अब लगभग सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया है, समझ गए? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से राइट जो हैं वो नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। तो आप देखो मोटे तौर पर ये जो 4 पॉइंट है ना, इनको कैसे याद करोगे? 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल हैं आपके, ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। मतलब धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, यानी कि इस आधार पर कोई विभेद किया जाता है नागरिकों के खिलाफ तो वो कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके आधार पर किसी विदेशी के साथ भेदभाव किया जा सकता है तो वो नहीं जा सकता। ठीक, लोक नियोजन में समता की बात, वाक एवं स्वतंत्रता की बात, मतलब कोई भारतीय कुछ भी प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है लेकिन कोई फॉरेनर नहीं बोल सकता है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, ये इंडिया के ये लोग बोल सकते हैं, कोई फॉरेनर आके ये नहीं कह सकता है कि इंडिया में ईसाई धर्म का प्रमोट करना चाहिए। समझ गए? और जो बाकी राइट हैं वो क्या कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में वोटिंग का राइट, संसद व राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पदों लाइक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता की योग्यता रखने वाले पदों में नियुक्ति की बात, ये सब के सब केवल नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। हाँ, कुछ बातें होती हैं, जब इतने अधिकार प्राप्त होते हैं तो कुछ ड्यूटीज़ को भी फुलफिल करना होता है। एक बात बता दूँ, जो विदेशी होते हैं ना उनके लिए ड्यूटीज़ नहीं है, ये याद रखना। मतलब विदेशियों को आप ये नहीं कह सकते कि हमारे तिरंगे का सम्मान करो। आपने देखा होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इंडिया आए थे, राष्ट्रगान हो रहा था तो इधर उधर करके देख रहे थे मोढेरा स्टेडियम में। ठीक है, तो उनको ये राइट प्राप्त है, ऐसा नहीं। लेकिन मोदी जी अगर गलत करेंगे तो फिर आलोचना होगी। बट ऐसा फॉरेनर भी नहीं करते हैं, वो भी एक दूसरे के राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। ठीक, तो कर भुगतान की बात हो, राष्ट्रीय ध्वज की बात हो, राष्ट्रगान के सम्मान की बात हो और देश की यूनिटी की बात हो। ठीक है, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जो जन्म से नागरिक हैं वही राष्ट्रपति बन सकता है। इसका क्या मतलब है कि इंडिया की टेरिटरी में अगर आपने जन्म लिया है तो ही आप नागरिक बनेंगे। ठीक है, बाकी अगर इंडिया की टेरिटरी में किसी इंडियन के द्वारा आप नहीं जन्म लिए तो अमेरिका में ये चीज़ है कि अगर आप केवल अमेरिका में
जन्म लिए हैं तो ही आप नागरिक बनेंगे। बाद में जन्म लेने, अगर आपने जन्म नहीं लिया है, कहीं और से आकर बस गए हैं और आपने वहाँ पे नेचुरली रूप से नागरिकता ले ली है, तो आप नहीं बन सकते। लेकिन इंडिया में आप दोनों तरीक़ों से बन सकते हैं। जन्म लो, अच्छी बात है, नहीं लियो तो नेचुरली रूप से आपको हम क्या बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकते हैं। ठीक है, ये इशू आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं कहाँ सुनने को मिलता होगा, व्हाट्सअप, यूनिवर्सिटी, फेसबुक वगैरह में, सोनिया गांधी जी को लेकर, है ना, क्योंकि वो इटली की हैं तो इसलिए क्वेश्चन रेज होता है कई बार। राहुल गांधी को लेकर इसीलिए क्वेश्चन रेज होता है, ठीक है, कि वो नहीं बनाई जा सकती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ गए। बात आता है उपबंध क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में उपबंध है नागरिकता को लेकर। पहले में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 5 से 11 तक के इसमें बात की गई। अब आपको रटना नहीं है किस आर्टिकल में कौन सी बात की गई, ये नहीं रटना है, बस आपको मोटे तौर पर कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या कि नागरिकता से संबंधित जो भी राइट हैं वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि संसद को ही ये राइट है कि वो संविधान में नागरिकता के अमेंडमेंट करे। क्लियर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नागरिकता संशोधन को अभी तक 8 बार से भी ज़्यादा संशोधित किया जा चुका है, यानी कि 8 बार इसमें संशोधन हो चुका है। चौथी जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नागरिकता जब संशोधित की जाएगी तो साधारण बहुमत से। क्लियर, ये बातें आपको याद रखना चाहिए। ठीक, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा और ना ही आपसे पूछेगा और आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ गए। तो ये बातें हो गई आपकी। अब यहाँ पे नागरिकता संबंधी अधिनियम दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये नहीं याद रखना है, बस याद क्या रखना है कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और एक बात और है, नागरिकता के संबंध में अधिकार किसके पास नहीं होगा, राज्य विधानमंडल के पास। तो ये बातें आपको याद रखना है कि राज्य विधानमंडल के पास नागरिकता से संबंधित अधिकार नहीं है। नागरिकता का अर्जन आप 5 तरीके से कर सकते हैं, जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, प्राकृतिक से और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। जन्म का मतलब आपने वहाँ पे जन्म लिया है, वंश का मतलब आपके दादा दादी परदादा वगैरह वहाँ से जुड़े हैं, पंजीकरण का मतलब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, प्राकृतिक रूप से क्या मतलब होता है बताइए। प्राकृतिक रूप से मतलब आपका कोई है पहले से, ठीक है, वो लोग आप यहाँ पे आकर रहने लगे। ये देखिए आप, ठीक है, आपने आवेदन किया, नागरिकता प्रमाण कर ली, मान लो कोई किसी व्यक्ति है, यदि व्यक्ति योग्यताएं रखता हो, ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से बन सकता है कि इस पर ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। मतलब पंजीकरण का एक प्रोसेस है प्राकृतिक। क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा, मान लो इंडिया ने सिक्किम को क्षेत्र समाविष्ट किया था, आगे चलकर दादर व नागर हवेली को किया था, गोवा को किया था, दमन और दीव को किया था, तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिक हो गए। ठीक है, मान लो इंडिया अगर पाकिस्तान को कल अधिग्रहित कर ले, हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मीडिया वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप में से अगर किसी ने क्वेश्चन ये पूछा ना और दिमाग में अगर ये आपके फितूर है कि इंडिया कभी लाहौर को अपने में शामिल कर लेगा युद्ध के माध्यम से, तो भ्रम है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, और ना कभी सोचना आप, समझ गए। और अगर मान लो कर लिया तो लाहौर के आसपास के जितने भी नागरिक हों भारत के होंगे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना, आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि नागरिकता की समाप्ति के कितने प्रोविजन हैं। देखो, प्राप्ति के 5 हैं, समाप्ति के 3 हैं। त्याग दे कोई, बर्खास्त कर दिया जाए और वंचित हो जाए। त्यागना का मतलब स्वेच्छा से त्याग दे, बर्खास्त का मतलब किसी अन्य देश की किसी ने नागरिकता ले ली हो। ठीक है, अक्षय कुमार को लेकर आप देखते होंगे, शायद कनाडा की उनके पास नागरिकता है। ठीक है, वंचित कर देने का मतलब कि उसने गलत तरीके से ली हो नागरिकता, बताया कुछ और हो, ले कुछ और तरीके से लिया हो। ठीक, बाकी आपको नहीं याद रखना है। एकल नागरिकता का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था शुरू में, एकात्मक का ये लक्षण होता है, लेकिन भारत में संघीय के रूप में इसे अपनाया गया है। ठीक है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है, समझ गए। बाकी यहाँ पे आता है हमारा अगला टॉपिक। ठीक है, नागरिकता इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ना है, फालतू में आप पढ़ेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन आएगा है नहीं, तो जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्यों पढ़ें। अब हमारा अगला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्या, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को भी हम कवर करते हैं। इस टॉपिक का क्या नाम है, फंडामेंटल राइट। इस टॉपिक में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनते हैं, मतलब आप ये समझिए इंडियन पॉलिटी की जान है। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना, किसी भी इंसान के अंदर अगर दिल है तो वो इंसान है। ठीक है, तो वही चीज़ अगर इंडियन पॉलिटी का अगर दिल की अगर हम बात करें तो यही है फंडामेंटल राइट। अब इसको प्रपोज मत करना जाके आप लोग, ठीक है, कि 14 फरवरी को वेट करो कि हाँ फंडामेंटल राइट को प्रपोज करते हैं। ठीक है, प्रपोज अभी कर लो क्योंकि इसमें क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो देखिए हमने बेसिक तो आपको बता दिया था,
क्या बेसिक आपको बताया था आपने प्रीवियस पार्ट में कि फंडामेंटल राइट का पर्पस क्या होता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन कितने टाइप के बनेंगे, वो तो एक टाइप आपने पढ़ ही लिया था। अब आपसे क्वेश्चन कई तरीकों से बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो 6 फंडामेंटल राइट हैं उन 6 के अंदर क्या क्या आता है, वो उस पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि फंडामेंटल राइट न्यायिक हैं या गैर न्यायिक हैं, इस पे क्वेश्चन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे इस पे बनेगा क्या फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजंस है वो आपातकाल के समय पे कैसे होते हैं, उस पे बनेगा। किस फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है, किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत कौन कौन से डिसीजन दिए गए हैं, कौन से फंडामेंटल राइट केवल भारतीयों को प्राप्त हैं विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट की विशेषताएं हैं। ठीक है। किन किन फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में कौन कौन सी रिट जारी की जाती हैं, अम्बेडकर साहब ने इसे क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको एक इंडेक्स मिलेगी, उस पर क्वेश्चन जरूर आएगा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, या फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी में क्या डिफरेंस है। इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं एक एक टाइप के इन क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये तो संविधान के भाग 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक में इनको शामिल किया गया है। ठीक। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में आपका बताइए क्या है फंडामेंटल राइट, समझ गए। भाग 4 में डीपीएसपी, समझ गए। ये बातें ऐसे आपको याद रखनी है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत में फंडामेंटल राइट को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी को किससे लिया गया, यूएसएसआर से, नीति निर्देशक तत्वों को किससे लिया गया, आयरलैंड से। ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा एक तरीके का अधिकार पत्र होता था, उस समय ब्रिटेन में जॉर्ज पंचम के समय पे इसका उपयोग किया गया था संसदीय व्यवस्था को लेकर। ठीक है। उसमें कई सारे अधिकारों की बात की गई थी, लोगों को अधिकार प्रोवाइड किए गए थे, तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया था मैग्ना कार्टा। तो जब भी कोई बात आती है ना, अधिकारों की बात आती है, जब कई सारे लोगों को राइट प्रोवाइड किए जाते हैं एक्स्ट्रा मतलब लिमिट से हटकर, तो उनको हम ये कह देते हैं कि ये मैग्ना कार्टा है। जैसे वुड डिस्पैच एक मैग्ना कार्टा था एजुकेशन की फील्ड का, समझ गए। तो ये बातें होती मैग्ना कार्टा, और इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक। फंडामेंटल राइट की सबसे ज़्यादा विस्तृत चर्चा हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, इससे बड़ी चर्चा कहीं पर नहीं की गई। और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमारे यहाँ जब नेहरू रिपोर्ट लॉन्च हुई थी तो उस समय भी उसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। क्लियर। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फंडामेंटल राइट का पर्पस है राजनीतिक डेमोक्रेसी के आदर्शों को प्रमोट करना। ये क्या करते हैं, सभी व्यक्ति को इक्वलिटी या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं, सम्मान देते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के अंतर्गत बातें करते हैं, और नेशनल इंटीग्रिटी और उसकी यूनिटी को हर हाल में फुलफिल कराते हैं। क्लियर। ये एक तरीके के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। एक क्वेश्चन और यूपीएससी पूछती है, क्या पूछती है एक क्वेश्चन कि ये नागरिकों के दावे हैं राज्य के खिलाफ। और जानते हैं आपको हंसी आएगी कि यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, 2 लाइनें उसने दी कि मूल अधिकारों के संदर्भ में बताइए। नंबर 1 ये राज्य के नागरिकों के खिलाफ दावे हैं, नंबर 2 ये नागरिकों के राज्य के प्रति दावे हैं। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन आते तो आप बता सकते हैं ये किसके दावे हैं, नागरिकों के, किसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ। ठीक है। दावों का मतलब क्या, हमें इतने चाहिए ही चाहिए, राइट। क्लियर। तो ये बातें हो गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि आखिरकार इन्हें मूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चारों दिशाओं की बातें करते हैं। चारों दिशाओं का मतलब कि व्यक्ति के न केवल फिजिकली इंपॉर्टेंस की बात करते हैं बल्कि उसकी मेंटलिटी की बात करते हैं, उसकी एथिक अप्रोच की बात करते हैं, और साथ ही उसमें रिलीजियस अप्रोच की बात करते हैं। मतलब व्यक्ति के भौतिक के साथ साथ सामाजिक के साथ साथ नैतिक के साथ साथ बौद्धिक के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की भी बात करते हैं। आध्यात्मिक क्यों, संस्कृति और सामाजिक शिक्षा की देखते हैं। एथिक्स क्यों, उसमें संस्कृति और शिक्षा की बात आती है। बौद्धिक क्यों, उसमें पढ़ाई की बात आती है। और भौतिक क्यों, कई प्रकार के उनको राइट दिए जाते हैं। क्लियर। तो आप ये समझ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि वास्तव में कितने टोटल फंडामेंटल राइट हैं। टोटल शुरू में तो थे 7, यानी कि मूल संविधान में 7 थे, बट एक संविधान के द्वारा हटा दिया गया अमेंडमेंट के द्वारा। वो कौन था, संपत्ति का। अब कितने बचे, केवल हमारे 5। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है, क्या मूल अधिकार है, तो नहीं।
ये एक संवैधानिक अधिकार हो गया है और एक वैधानिक अधिकार हो गया। दोनों में क्या डिफरेंस? वैधानिक का मतलब कि कानूनी अधिकार हो गया कि लोगों को कानून के अंतर्गत संपत्ति रखनी होती है। संवैधानिक अधिकार का मतलब कि संविधान में के एक्ट में इसे मेंशन कर दिया गया। आप पढ़ते हो ना 300 के बाद जो एक्ट आते हैं 301, 302 में, वहां पर इसकी चर्चा की गई है। समझ गए? तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा आपसे इन 6 के 6 फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो बातें हैं उस पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? तो वो बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट जो छठा है वो कौन सा अब है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर? जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि ये संविधान की मूल आत्मा है। क्लियर? 300 का के अंतर्गत अब उसे बना दिया गया 44 अमेंडमेंट के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस पता होना चाहिए। अब जहाँ पे क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट की विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता क्या है कि इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। कौन कौन से उपलब्ध हैं? पढ़ा था ना, 15, 16, 19, 29, ठीक, और 30। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आर्टिकल के हिसाब से बताओ। क्वेश्चन क्या पूछेगा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, आपको ये देगा। फिर आपको देगा अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, इनमें से कौन कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं। ठीक, आपको अगर साहब वाक एवं तो नहीं प्राप्त है, बाकी तो सभी विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है, अस्पृश्यता का उनको अधिकार प्राप्त है, और साथ ही उनको उपाधियों के अंत का भी अधिकार प्राप्त है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी फॉरेनर को चिढ़ाता है, कभी किसी को चिंकी कहता है, तो कभी किसी को अंग्रेज कहता है ना, कुछ भी नाम लोग बोलते हैं ना, कुछ भी नाम चिल्लाते रहते हैं, गालियाँ टाइप के देते हैं अंग्रेज़ों को जब वो इंडिया में आते हैं। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि कई सारी जो फॉरेनर जो विजिटर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, हमारे यहाँ जब आते हैं तो उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया जाता है, ठीक है, उनको लूटा तक जाता है, तो वो इन राइट्स के खिलाफ जा सकते हैं। समझ गए? तो ये बातें आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पे दिमाग ये मत लगाइएगा कि उनको लूट लिया गया तो वो बोल नहीं सकते, उनके पास बोलने का अधिकार नहीं है, वो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, बोल नहीं सकते वो ऐसे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नहीं बोल सकते वो। ठीक, भारत माता की जय जरूर बोल सकते हैं, है ना। आप देखे होंगे हमेशा जब भी कोई फॉरेनर आता है वो नहीं बोलता भारत माता की जय, तो आप देखिएगा। फिर बात आती है, ये चीज़ आप समझ गए कि अन्न भी कई व्यक्तियों को प्राप्त हैं। इसके अलावा चाहे वे नागरिक विदेशी लोग हों या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनी के, मतलब इन सबको कुछ अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ कंपनियों को। ठीक, जैसे आप देखते होंगे अमेजोन को भी कई सारे राइट प्राप्त हैं। आप देखेंगे कई प्रकार के राइट किसको प्राप्त हैं? हमारी विदेशी कंपनी गूगल को। और जब इनके कोर्ट केस होते हैं तो आप उनको सुनिएगा, उनकी वर्डिक्ट यही होती है कि साहब आप हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। समझ गए? तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखकर देखा करिए। फिर बात क्या आती है कि फंडामेंटल राइट असीमित नहीं है। असीमित का मतलब ऐसा नहीं है कि इन पर प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते। जैसे सिंपल सी बात है, एक बात आती है ना कि हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो वाक और अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं ना, एक नाटक है, शेक्सपियर का एक नाटक है, तो उसमें यही तो आता है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक मेरी नाक, क्लियर, नोज। तो ये बिल्कुल वही बात है। लेकिन वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब क्या होता है कि इनके खिलाफ कोर्ट केस किया जा सकता है, राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है यूपीएससी, यही लैंग्वेज आती है, इसलिए आपको याद रखना है कि ये असीमित हैं। ठीक है, आपको दे देगा। समझ गए? ये असीमित हैं, ये असीमित नहीं है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, अगर ये लाइन आ गई कि ये असीमित हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस पर सीमा नहीं लगा जा सकती। अगर ये लाइन आ गई ये असीमित नहीं है, यानी कि इस पर सीमा लगाई जा सकती है। ठीक है, असीमित का मतलब वो आ ये कट हो गया, ना ये कट हो गया। अब हो सकता है ये लाइन भी यूपीएससी ना दे और आपको सिंपल सही दे दे कि ये सीमित हैं, तो भी ये लाइन सही है। ये सीमित हैं तो भी सही है, ये असीमित नहीं है तो भी सही है। अगर ये दे दे ये असीमित हैं तो गलत है। समझ गए? ये अंतर समझना, शब्दों के खेल को समझना। हिंदी मीडियम में बच्चों के उत्तर गलत इसीलिए होते हैं क्योंकि वो शब्दों के खेल को नहीं समझ पाते। ठीक है, अब एक बात बताएं आपको, क्या कह रहा है कि ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य हैं मतलब ये न्यायिक हैं। वाद योग्य का दूसरा पर्यायवाची है ये न्यायिक हैं। आपको लाइन क्या दे देगा? ये वाद योग्य नहीं है,
ये गैर न्यायिक हैं, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? देखो छोटी छोटी बातें हैं, टाइम लगता है, बट टाइम लगाइए, क्वेश्चन को गलत मत करिए, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब आगे राज्य युक्ति को प्रतिबंध लगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर क्या बात आती है, ये सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट केवल और केवल गवर्नमेंट के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट किसी पर्सन के भी अगेंस्ट है। सपोज कीजिए, आप देखिए कई बार क्या होता है कि कई पर्सन ही तो होते हैं जो लोगों को एक तरीके से बुरी प्रथाओं में संलग्न कर देते हैं कि आप ये अछूत व्यक्ति है, इसके हाथ का खाना नहीं खाना है, इसको गांव से बाहर कर दो, इसका सामाजिक बहिष्कार कर दो, इसके अंदर भूत आ गया है, ये निचले स्तर की महिला है, इसको भगा दो यहाँ से, चांडाल हो गई है, ना जाने कितने तरीके के। तो वो जो बातें वो लोग करते हैं ना, नागरिक ही तो कोई कर रहा होता है, तो उसके खिलाफ भी वो महिला, वो कम्युनिटी, वो लोग और वो पर्सन उस गाँव के जा सकते हैं कि साहब आप ये जो बात बोल रहे हो काफ़ी गलत बोल रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट प्राप्त है। आपने मूवी देखी होगी आर्टिकल 15, देखी होगी ना मूवी, उसमें देखिएगा, उसमें यही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। कुछ मूवीज़ होती हैं जिनको देखना चाहिए आपको रियलिटी में, क्योंकि आप एक प्रशासक बनते हैं आगे जाके, तो वो ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए। फिर बात आती है, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं। नकारात्मक का मतलब क्या कि ये राज्य को काम नहीं करने देते, मतलब राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। सपोज करो कि राज्य को अगर कोई काम करवाना है, ठीक है, काम करवाने का मतलब राज्य को डेवलप, जैसे सपोज कीजिए इस समय कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, कई सारे लोगों की ड्यूटीज़ लग रही हैं, कई सारे लोग जो छुट्टियों पर घर पर थे, ऐसे आप समझिए कि जैसे टीचर है कोई, ठीक है, जैसे मेरे रिलेटिव्स में कई सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं, बट क्या हुआ कि अभी स्कूल तो चल नहीं रहे, अब टीचर हैं घर वो चले गए अपने, ठीक। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया कि उन टीचर्स को बुलाया कि अब आपको क्या करना है कि कोविड-19 सेंटर्स में जाके, या जो लोग घर में क्वारंटीन हैं, या जो लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके नहीं कर चुके, उनका डाटा ट्रैक करो, घर घर जाकर उनके बारे में पूछो। तो ऐसा नहीं कि ये जो टीचर हैं ये जाकर ये कहेंगे कि साहब एक बात बताइए, हम टीचर हैं, हम ये थोड़ा ना जॉब करेंगे, हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन आप कर रहे हैं, तो राज्य इस पर प्रतिबंध लगा देगा। राज्य कहेगा नहीं, आपको करना ही करना है। समझ गए? यानी कि इसमें क्या होता है कि राज्य फोर्स कर सकता है और आपको बातें माननी होती है। लेकिन अब इसी को उल्टा कर दें कि राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं। कौन से? जैसे सपोज कीजिए कि राज्य को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए राज्य को ज़रूरत पड़ी क्या कि राज्य ने सोचा कि हमें इस कम्युनिटी के लोगों को गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, तो राज्य नहीं ले सकता है। राज्य को इस बात का राइट नहीं प्राप्त है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कहा जा चुका कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर आप भेद नहीं कर सकते, मतलब आप आरक्षण जैसे प्रोविजन को पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकते। समझ गए? हालांकि आरक्षण एक अलग चीज़ है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए उस पर भी डिबेट की जा सकती है, बट अभी मैं उस पर कुछ भी नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन इतना बस कहूँगा कि आरक्षण एक पॉजिटिव अप्रोच से अगर देखा जाए तो अच्छी चीज़ है, निगेटिव अप्रोच से देखोगे तो नकारात्मक चीज़ है, ठीक है। अब पॉजिटिव अप्रोच क्या होती है, निगेटिव अप्रोच क्या होती है, ये डिबेट का विषय है, ठीक है। ऐसे डिप्लोमेसिक वर्ड यूज किए जाते हैं यूपीएससी में, मतलब सामने वाला अगर क्वेश्चन पूछ भी रहा हो ना और उस पर आपके अंदर की राय जानना चाहता हो तो ऐसी ही हिंट छोड़ दीजिए उसको देकर, और जब डिबेट की बात आएगी तो तथ्य और तर्क रख दीजिए। हालांकि 20 मिनट के इंटरव्यू में आपसे डिबेट तो पूछेगा नहीं और ना ही करवाएगा, इसी को डिप्लोमेसी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिप्लोमेसी करके बताता रहता हूँ ताकि आपके व्यक्तित्व में भी डिप्लोमेसी आ जाए, कुछ बातों को सुने, उनको अवॉइड किया करें, ठीक है। ये न्यायोचित हैं, मतलब न्याय मिल सकते हैं, सिंपल सी बात है। न्यायिक हैं, न्यायोचित का अलग वर्ड आता है न्यायिक, ठीक है। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका वायलेशन होता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्राप्त है। देखो ये एक ऐसे राइट है ना जिसमें व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आप हाई कोर्ट पहले जाएं। अब आप सोचिए हाई कोर्ट पहले जाएं, इसका क्या मतलब होता है? दो फायदे होते हैं। आप अगर सुप्रीम कोर्ट गए और उसने वायलेट कर दिया तो आप फिर अपील कहीं नहीं कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट गए और उसने आपके वर्डिक्ट को वायलेट कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यानी कि हाई कोर्ट जाने पर आपको दो ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने पर आपको केवल एक ही होता है। इसीलिए 99.99% लोग फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर हाई कोर्ट जाते हैं।
अगर हाई कोर्ट में उनके अनुकूल वर्डिक्ट आ गया तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, अगर उनके प्रतिकूल आया तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। इसीलिए आपका भी अगर कभी फंडामेंटल राइट वायलेट हो ना तो आप पहले हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट मत जाना, ठीक है। और अभी आपको एक वर्डिक्ट भी यही आया था केस को लेकर, तो उस पर यही बातें चल रही थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ये असीमित नहीं है, ठीक है, मतलब ये स्थायी नहीं है। सिंपल सा मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन क्या दे देगा, ये स्थायी है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे लाइन कितनी बन सकती है, इसी लाइन को मैं देखो कितने तरीकों से लिख सकता हूँ। ये स्थायी है तो गलत हो जाएगा, ठीक। ये अस्थायी है, सही हो जाएगा। अस्थायी का मतलब स्थायी नहीं है, ठीक। ये स्थायी नहीं है तो भी सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, स्थायी वर्ड, ठीक, स्थायी वर्ड क्या हुआ, परमानेंट है, जबकि ये क्या कह रहा है, स्थायी नहीं है, ठीक। यानी कि यहाँ पे अगर हम लिख दें क्या, ये अस्थायी है, क्लियर, ये बात सही हो जाती है, ठीक। फिर बात आती है क्या, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे लिख दिया ये अस्थायी नहीं है, ये भी ध्यान देना, अगर ये दे दे ये अस्थायी नहीं है, जैसे यहाँ पे दे दिया ना ये स्थायी नहीं है, और यहाँ पे अगर दे दे ये अस्थायी नहीं है तो भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों, अस्थायी नहीं है का मतलब ये हुआ ये स्थायी है, स्थायी नहीं है का मतलब क्या है, अस्थायी है। तो इस कन्फ्यूजन से बचना हमेशा, कि अगर आपको लाइन में देखो सिंपल सा अगर दे दे कि क्या ये स्थायी हैं तो नहीं है, क्या ये अस्थायी हैं तो सही है, क्या ये स्थायी नहीं है तो सही है, ठीक है। ये ध्यान देना, क्या ये अस्थायी नहीं है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, स्थायी हुआ, तो ये एक तरीके का गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप याद रखना। यानी कि संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है। अब जो कटौती व कमी करेगी, ठीक, तो संशोधन अधिनियम के तहत करेगी, ना कि साधारण विधेयक के तहत। ये ध्यान रखना, अगर फंडामेंटल राइट में उसे कुछ अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए साधारण बहुमत का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम कहें या विशेष बहुमत का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फीचर कौन सा आता है, इम्पॉर्टेंट फीचर आता है फिर हमारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सबको निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। खासतौर पर आर्टिकल 19 के तो सभी वायलेट हो जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। इसमें डिटेल क्या है वो हम आपको आपातकाल में पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, नहीं तो यहाँ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपातकाल में काफ़ी सारे प्रोविज़न आते हैं, 359 आता है, 358 आता है, 368 आता है, तो वो वहाँ पे 368 कह रहा हूँ, 365 आता है, तो वहाँ हम कराएंगे, ठीक। 31 का है नहीं, इसको हमने हटा ही दिया। फिर बात आती है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं, ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे सिंपल सी बात आप देखते होंगे ना, सशस्त्र बल में क्या होता है, लोगों को कहो खाना ना दिया जाए 2 दिन तक, 2 दिन तक, ठीक, उनको वहाँ मारा पीटा जाता है, पनिशमेंट दी जाती है, मतलब उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन पूरी तरह से किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि वो लोग बोलते हैं आके, क्यों, क्योंकि संसद उस पर कानून लगा देती है कि इन चीज़ों पर हम उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इलाके जहाँ पर फौजी क्रियान्वयन होता है, जैसे अफस्पा वगैरह होता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम उनके फंडामेंटल का वायलेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हों या जम्मू कश्मीर में अफस्पा लगा हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति आकर बोले कि नहीं नहीं हमें तो भ्रमण करना है, हमारी तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, हम तो घूमेंगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते आप। जैसे आप पढ़ते हो ना लॉकडाउन, सिंपल सा समझो, लॉकडाउन में आप ये कह सकते थे कि साहब मेरी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, हम घर से बाहर निकलेंगे। पता चलता है कि फिर पुलिस वाले कितने डंडे मारते हैं। आपने देखा होगा कई सारे वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं कि तुम मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हो, लड़कियां लड़के सब बड़े चिल्लाते थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, रीजनल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, समझ गए। तो ये याद रखना, कानून सरकार को मत सिखाना, सरकार समय समय पर लगा देती है आरोप। फिर आता है कि ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, मतलब अपने आप लागू हो जाते हैं, कुछ को कानून के द्वारा फोर्सफुली लागू किया जाता है। ऐसा कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, केवल संसद के द्वारा, ना कि राज्य विधानमंडल के द्वारा। यहाँ क्वेश्चन घुमाता है, क्या घुमाता है, संसद की जगह आपको कई बार राष्ट्रपति दे देगा, प्रधानमंत्री दे देगा, लोकसभा दे देगा, कैबिनेट दे देगा, और आपको क्या दे देगा बताइए, आपको यहाँ पर दे देगा राज्यसभा या लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
ये सभी के सभी कानून ओनली व्हेन ओनली केवल संसद बनाती है, ना कि राज्य विधानमंडल, ना कि राष्ट्रपति, ना कि उपराष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री, ना कि कैबिनेट, ना कि सरकार। समझ गए, केवल संसद। ठीक, तो आपको ये याद रखना चाहिए। फिर बात आती है राज्य की परिभाषा। देखो हम पूरा तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या आता है मोटे तौर पर बता दे रहे। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत लगभग सभी एजेंसियां आती हैं, लगभग कई सारे निकाय आते हैं, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, ये सभी के सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। राज्य की परिभाषा काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है, तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। फिर बात आती है मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ। असंगत विधियों का मतलब क्या, जो संगत में ना हो। संगत का मतलब क्या, जैसे सिंपल सी बात है, आपके जीवन में कई सारे लोग आए होंगे, कई सारे संस्थान के लोग आए होंगे, ठीक, किसी से आपके विचार मिलते हैं, किसी से आपके विचार नहीं मिलते हैं, किसी से आप इम्प्रेस होते हैं तो किसी से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। जिनसे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो क्या आप उनके लिए घर में कुटिया छवा कर रखते हैं? नहीं रखते ना, उनको तो दिल और दिमाग दोनों जगह से निकाल देते हैं। मतलब क्या है कि जो असंगत विधियां होंगी, जो हमसे मेल नहीं खाते होंगे, जिनके विचार हमसे मेल नहीं खाते होंगे, उनको हम फंडामेंटल राइट में उतना ही शून्य कर देंगे, मतलब उनको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी तरजीह नहीं देंगे। वही बात ये कहता है, क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट से अलग कोई भी बात को अगर मेंशन किया जाता है किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा, तो वो विधियाँ शून्य मानी जाएंगी, मतलब वो कानून फोर्स में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे। समझ गए, इतनी बातें आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या फंडामेंटल राइट की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो हाँ, फंडामेंटल राइट की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मैं आपको एक मोटे तौर पे बात बता दूं, लगभग हर एक प्रोविजन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, सिवाय 2 प्रोविजन को छोड़कर। कौन कौन से? एक तो परिसीमन आयोग की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, और दूसरा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती किसकी? जब संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से राष्ट्रपति जब सलाह लेता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। समझ गए? बाकी एक और शायद प्रोविजन है, वो अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हर एक की न्यायिक समीक्षा संभव है और हर एक की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक, अगर उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन इस पे नहीं पूछेगा। अब आपको एक बात बताएं, वो बात क्या है? वो बात ये है कि आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेगा, इस इंडेक्स पे, कि आखिरकार समता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, आर्टिकल ना भी याद हो चलेगा, लेकिन मैंने आपको पहला रूल दे दिया था कि आर्टिकल 1 से 51 का तक याद रखिए, तो कंपलसरी तो इतना तो याद रखेंगे। IAS बनने आए हैं तो इतना तो कम से कम याद रखिए भाई साहब, क्योंकि आप जब ड्यूटी में होंगे, इतनी बड़ी पोस्ट की चाहत है, मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, कैसे IAS बनेंगे बताइए? IAS का मतलब होता है 24 आवर्स इंटू 7, यानी कि 365 डेज। वो घर को तो भूल ही जाता है, पति है भी नहीं है, पत्नी है भी नहीं है, वो भी भूल जाता है, उसको IAS बोलते हैं। ठीक है, तो IAS का मतलब समझिए। ठीक है, मेहनत कीजिए ज़बरदस्त, और आप याद करिएगा, जिस दिन मेहनत ज़बरदस्त आपकी हो जाएगी ना, वो आपको IAS दिला देगा कि आप 7 पीढ़ियाँ आने वाली आपकी बैठे बैठे घर में खाएंगे। आप इच्छा करोगे, काम होंगे पूरे, क्योंकि आप तो IAS से मिले नहीं हो ना। बात तो ये है, उनकी पावर को रियलिटी में नहीं देखा है। मैंने तो देखा है एक एक IAS। मैंने एक वाक्य देखा था, एक बार मैं था इसी मीटिंग में गया था DM साहब से मिलने, अपने ही ज़िले के। जब गया वहाँ पे तो DM साहब की वाइफ को गोवा जाना था। ठीक है, ध्यान देना, रियलिटी है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। DM साहब की वाइफ को गोवा जाना था, और DM साहब उस समय मीटिंग ले रहे थे, हम लोग सब लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। DM के PA के पास फ़ोन आया उन मैडम का कि मुझे गोवा जाना है। DM के PA ने मैडम को या DM साहब को नहीं बताया रिकॉल करके, उन्होंने सीधे दूसरी कंपनी को फ़ोन मिलाया। मसालों की कंपनी है, गोल्डी मसाले, आप हमेशा नाम सुनते होंगे, गोल्डी मसाले, अशोक मसाले। तो उन्होंने अशोक मसाले वालों को फ़ोन मिलाया कि देखिए DM साहब की पत्नी जाना चाहती हैं गोवा। इतना ही उसने बस बोला था। उसने बोला सर आप परेशान मत होइए, फ़्लाइट का टिकट हम तुरंत भेज दे रहे हैं, और वहाँ पे हमारे होटल्स हैं गोवा में, वो हम बुक करा दे रहे हैं, आप बिल्कुल भेज दीजिए, वहाँ हमारी गाड़ी आएगी, वो उनको पिकअप कर लेगी। समझ गए? मतलब गोवा जाना है, फ़्लाइट का टिकट भी हो गया, होटल में रहने की व्यवस्था हो गई, 1 दिन 2 दिन की नहीं, अनलिमिटेड टाइम की, मतलब 20 दिन 15 दिन बिता के आएंगे। आप पैसे से गोवा जाइए, DM साहब को नहीं पता है कुछ भी, पैसा तो नहीं लगा ना, पावर।
इतनी पावर आपके पास होगी। आप सोचिए कि आप जिस जिले के आईएएस ऑफिसर होंगे या होंगी, और सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए आप जिले के ऑफिसर हैं कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। आपकी माताजी हैं झारखंड की, या आपके पिताजी हैं पश्चिम बंगाल के, या मान लीजिए बिहार के, कहीं के भी हैं, उत्तर प्रदेश के, किसी भी स्टेट को ले लीजिए, ठीक। आप तमिलनाडु में हैं, आपका मन है कि हमारी माताजी रामेश्वरम का दर्शन कर लें आके, ठीक। तो आप बस इच्छा करेंगे, पीए तो आपका फ़ोन पहले ही मिला देगा। कहाँ पे मिलाएगा फ़ोन? बिहार का जो लोकल प्रशासन होगा आपके ज़िले का, ठीक है, आपके ज़िले का, झारखंड का जो लोकल प्रशासन का अधिकारी होगा उसको। और गाड़ी कौन लेने जाएगी? पुलिस की पूरी गाड़ी जाएगी लोकल थाने की, कि माताजी आइए हम आपको फ्लाइट तक छोड़ के आते हैं, और एयरपोर्ट तक छोड़ के आएंगी, और एयरपोर्ट से रामेश्वरम तक आपका फ्री टिकट होगा, रामेश्वरम आप घूम आएंगे फ्री टिकट के द्वारा। इतनी पावर होती है, पैसा नहीं होता है, पेमेंट सबसे कम होती है आईएएस ऑफिसर में नॉर्मल जॉब की अपेक्षा, लेकिन पावर बहुत होती है। इसलिए मेहनत कर लो, इतना रट लो ताकि अपने माता पिता को भारत भ्रमण, भारत दर्शन करा सको। यही इच्छा है आपके माता पिता की आपसे, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये आर्टिकल याद हो जाएंगे। समता का अधिकार सिंपल से आपको याद रखना है, कैसे कि समता के अधिकार के अंतर्गत क्या आता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, सिंपल याद हो गया। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अस्पृश्यता का अंत और उसकी आचरण निषिद्धि, उपाधियों का अंत। बस इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। यूपीएससी ने इस बार ही क्वेश्चन पूछा था कि समता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, तो याद रखना आप। फिर आती है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, वो आपको याद नहीं रखनी। वाक, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति, नहीं याद रखना है। दूसरी जो स्वतंत्रता है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब डिटेल में आपको देखो नहीं याद रखना है। अपराधों के लिए मतलब कोई उसने अपराध किया तो खुद कबूलनामा नहीं कर सकता कि हाँ साहब मैंने अपराध किया, मतलब जबरदस्ती आप नहीं करा सकते हो। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें ऑक्सीजन, जो ये अभी केस चल रहा है ना कि दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है या महाराष्ट्र में ऑक्सीजन नहीं है, इसी वर्डिक्ट को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई थी कि भाई साहब ये फंडामेंटल राइट है लोगों का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब लोगों के प्राण वायु मिले, ऑक्सीजन, ये उनका फंडामेंटल राइट है। इसी में मेडिकल सप्लाईज भी आती हैं, नींद की भी बात आती है, ठीक। नींद की बात मैंने क्यों किया? क्योंकि रामलीला मैदान में जब बाबा रामदेव के ऊपर जब लाठियां चली थी, कांग्रेस ने जब चलवाई थी, तो उन्होंने इसी फंडामेंटल राइट का जिक्र किया था कि साहब एक अच्छी नींद लेना एक नागरिक का राइट है, समझ गए। प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की बात है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, तो ये सारे राइट प्राप्त हैं स्वतंत्रता में, ठीक है। फिर बात आती है शोषण के अधिकार में, उसके अंतर्गत क्या क्या है? बलात् श्रम का प्रतिषेध है, मतलब किसी भी बच्चे से आप बचपन में काम नहीं करवा सकते या बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, कारखानों में आप बच्चों को संलग्न नहीं कर सकते। आप पढ़ते हैं ना तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखों की फैक्ट्री में, या फिरोजाबाद में चूड़ियों के काम में कई सारे बच्चे लगे होते हैं, छोटे छोटे ही तो होते हैं, आप देखिएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या शामिल है, तो आप बता देंगे। आपको हो सकता है संस्कृति और शिक्षा वाला राइट ऊपर दे दें, ठीक है, तो ये आपका काम है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपसे ही पूछा जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृत की सुरक्षा करने की बात आती है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के राइट की बात आती है। और फिर बात आती है संवैधानिक उपचारों की। इसमें रिट हैं, रिट पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हम इनको डिटेल में आपको बताएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होती है, परमादेश क्या होती है, प्रतिषेध क्या होती है, उत्प्रेषण क्या होती है, अधिकार प्रच्छा क्या होती है, ठीक है, ये हम चीज़ें आपको बताएंगे आगे। इतनी बातें आप समझ गए, ठीक। अब होता क्या है कि कई सारे संस्थान इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ाते हैं, प्रीलिम में आपसे डिटेल में नहीं आएगा। आप को हम क्या बताएं कि अस्पृश्यता का अंत का क्या मतलब होता है, जब संविधान में ही मेंशन नहीं है अस्पृश्यता के बारे में डिटेल से, तो हम आपको क्या बता सकते हैं, ठीक है। हर तरीके से अस्पृश्यता है, मतलब जैसे किसी लड़के ने किसी लड़की को रिजेक्ट किया या किसी लड़की ने किसी लड़के को रिजेक्ट किया, वो भी एक तरीके की अस्पृश्यता ही है।
दूसरे के प्रति हीन भावना रखना ही अस्पृश्यता है। दूसरे के प्रति गलत मेंटलिटी बना लेना ही अस्पृश्यता है। क्लियर? अस्पृश्यता केवल टचिंग और नॉन टचिंग से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता केवल इस बात से रिलेटेड नहीं होती कि आपके अंदर ऑक्सीजन है कि नहीं है, इस बात से भी रिलेटेड होती कि आपको जो खाना मिल रहा है बाहर से वो पौष्टिक है कि नहीं है, उसमें कितने ज़्यादा प्रदूषित एलिमेंट शामिल हैं या नहीं है, ये भी सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल है, अब इसका एनालिसिस नहीं करना है, ये मेंस का टॉपिक है, मेंस में कराएंगे आपको, ठीक है। प्रीलिम में यहाँ नहीं पढ़ाने वाला नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा नहीं है, आएगा ही नहीं क्वेश्चन तो पढ़ने से क्या फ़ायदा, ठीक। केवल नागरिकों को कौन से, देखो अब मैंने अभी आपको बताया था ना 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आपको आर्टिकल तो नहीं देगा, आपको इन पांचों को याद रखना है। सिर्फ देखो ये 5 याद कर लो आप, बस ये अगर आप 5 याद कर लिए ना, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये 5 आपको याद रखने हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं है, ठीक है। और शेष जो हैं वो विदेशियों को प्राप्त हैं। कैसे याद रखोगे कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग की बात है तो केवल भारतीय, लोक नियोजन में अवसर की बात है तो केवल भारतीय, विचार अभिव्यक्ति की बात है तो केवल भारतीय, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्कृत की बात है तो केवल भारतीय, अल्पसंख्यकों को धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की बात है तो केवल भारतीय। अब बाकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है तो दोनों, प्रारंभिक शिक्षा का राइट है तो दोनों, बलात् श्रम का निषेध है तो दोनों, कारखानों में प्रतिषेध है तो दोनों, विधि के समस्त समता विधियों का समान संरक्षण की बात है तो दोनों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण की बात है तो दोनों। ऐसे याद कर लो, क्लियर। संवैधानिक उपचारों की बात है तो दोनों, समझ रहे। तो ये बातें याद रखना है आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? विधि का शासन मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि कानून के शासन की बात की जाती है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ब्रिटिश जो कॉन्सेप्ट है विधि का शासन वो क्या है। यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन 2000 में भी 18 या 19 में पूछा है, ठीक है। देखिए जब मैं बोलता हूँ ना 2018, 19, 20 तो ये मानकर चलिएगा होगा या तो 18 में या तो 19 में या तो 20 में, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ जो भी बोलूँ रियल में ही जाए। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम जब बैक ईयर पढ़ते हैं तो हम डेट तो देखते नहीं हैं, बैक ईयर को ही उठाकर देखते हैं और देखते हैं कि अच्छा एक क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, और जितना याद होता है उतना आपको बता देते हैं, लेकिन आया ज़रूर होगा अगर हमने ये बोला है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है जो कॉन्सेप्ट जिसकी मैं कह रहा हूँ वो है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है क्या, इसको समझना चाहिए, ठीक है। कई बार बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते और उनको नहीं समझ में आ पाता और क्वेश्चन यूपीएससी जब प्रीलिम में पूछ लेती है तो उनसे गलत हो जाता है, ठीक है। हम इसको बेसिक से बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा टाइम इसमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ठीक। क्या है विधि के समक्ष समता? नाम से ही समझ में आ रहा, विधि के समक्ष सभी समान है, मतलब कोई कानून बनाया गया है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना है, तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे आम आदमी हो, सब के सब उसके सामने इक्वल है। ध्यान देना, इतनी बात समझ गए। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, मतलब जो कानून बना है उसे समान रूप से संरक्षित किया जाना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति उसे वायलेट कर दे और दूसरा व्यक्ति उसे वायलेट करता है तो उस पर अपराध आए। जैसे सिंपल सी बात, अमित शाह जी मास्क नहीं लगाते, आम आदमी मास्क लगा रहा है, तो गलती किसकी कि अमित शाह विधियों का समान संरक्षण नहीं कर रहा है, यानी कि सरकार में बैठा व्यक्ति विधि का समान संरक्षण नहीं कर रहा है, लेकिन आम आदमी कर रहा है, तो ये हो गया। अब वायलेशन का मतलब क्या हुआ कि समक्ष समता, मतलब अमित शाह के ऊपर भी आप केस ठोको और उस व्यक्ति पर भी केस ठोको, लेकिन अब यहाँ ध्यान देना, केस अमित शाह के ऊपर क्यों नहीं लग सकता और आम व्यक्ति के ऊपर क्यों लग जाता है इस मैटर में? क्योंकि वो विधियों के समान संरक्षण से रिलेटेड है, मतलब परिस्थितियां डिपेंड करेंगी कि उच्च पद पर बैठा व्यक्ति क्यों मास्क नहीं लगा रहा। जैसे मोदी जी को या राज्य के अधिकारियों को अपने ऑफिस में जाना है, उनको वर्क करना है, वो लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, समझ गए? ये अंतर होता है मोटे तौर पर। अब हम इसको परिभाषिक तौर पर देख लेते हैं, ठीक। जो विधि के समक्ष समता है वो ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है, ब्रिटेन का। विधियों का समान संरक्षण वो अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब विधि के समक्ष समता का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति के समक्ष
विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है कि विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंध है, मतलब आशय है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। मतलब ऐसा नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ तो तुम मेरे ऊपर केस क्यों कर सकती हो, मैं अगरतला का डीएम हूँ, मैं किसी भी नाइट में जाकर शादी को बाधित कर सकता हूँ, तुम कौन होती हो, मैं उस परमिशन लेटर को फाड़ सकता हूँ। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। ऐसा उसके पास ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आप भी कानून के समक्ष आते हैं और इसीलिए हुआ कि आपके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट किया गया। क्लियर। साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होगा। नॉर्मल जो कानून है उसके अंतर्गत सबको इक्वली लाया जाएगा। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, ऊंचा हो या नीचा हो, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, कानून के ऊपर नहीं है। आप देखेंगे एक छोटी सी पिक्स आती है, तेलंगाना के कलेक्टर साहब थे, उन्होंने एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला की जो बात पेंशन की सुनी तो वो सीढ़ियों पे भी बैठ कर सुन लिए। मतलब कलेक्टर ऑफिस की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पर वो महिला बेहोश हो गई थी, सो रही थी। कलेक्टर साहब बाबू का इंतजार करते हो कि कलेक्टर 10 बजे पहुँचते ना ऑफिस में। तो कलेक्टर साहब जब अपनी कार से उतरे तो उतरने के बाद वो पहले वहीं पे ज़मीन पे बैठ गए। अम्मा को नहीं पता था कि वो इस वक्त जिस इंसान से बात कर रही हैं वो उस ज़िले का माई बाप है। अम्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं कलेक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ। तो कलेक्टर साहब ने पूछा कि अम्मा क्यों मिलना चाहती। बोली बात ऐसी कि इतने सारे लोगों से मैं परेशान हो गई थी, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा, सब कह रहे वो बड़े अधिकारी हैं, उन पर आप केस नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, उसने हमसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप कलेक्टर बाबू के पास जाइए, वो इनसे भी बड़े अधिकारी हैं और वो आपकी समस्या सुलझा देंगे। तो आप जानते हैं, मतलब ऐसे दृश्य के लिए तो आपको कलेक्टर बनना है। उन कलेक्टर बाबू ने माँ से पूछा कि अम्मा बताओ, अच्छा अम्मा ही कहते थे वो, यही होता है आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस। उस समय आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं ना ऑफिस में लेके आओ, मैं ऑफिस में ही बैठ के सुनवाई करूँगा, ये मूर्खता होती है। मतलब कलेक्टर ही नहीं दिखाना है आपको। वो वहीं सीढ़ियों पे बैठे रहे और अम्मा से पूछते अपना लेटर दिखाओ। तो अम्मा कहती नहीं नहीं, मैं तो ये लेटर कलेक्टर बाबू को दिखाऊंगी। तो बोले नहीं आप मुझे दिखा दो, मैं पढ़ तो लूँ क्या है। उन्होंने वहीं पे उस लेटर को पढ़ा तो किसी से वो लिखवा के लाई थी कि पिछले 7 महीने की उनकी पेंशन अधिकारी के द्वारा रोक कर रखी गई। ठीक, उन्होंने जानते हो क्या किया कलेक्टर साहब ने उस पेंशन अधिकारी को तुरंत फ़ोन मिलाया और फ़ोन मिलाकर उससे कहा कि 10 मिनट के अंदर अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो आओ, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड करते हैं। बेचारा वो दौड़ता भागता हाँफता हुआ पेंशन अधिकारी आया और बोले कि अम्मा के पैर छुओ और अम्मा से माफ़ी मांगो और अम्मा की 7 महीने की पूरी पेंशन जो है वो गवर्नमेंट से तो दोगे ही, अपने अमाउंट से भी दोगे, ये आपकी पेनल्टी, क्योंकि आपने अम्मा को परेशान किया। 1 घंटे बाद जब अम्मा को पता चला कि ये कोई और नहीं, ये देश उस ज़िले का कलेक्टर है, तो अम्मा तो आंसू ही निकल पड़े। तो यही चीज़ आपको करनी है, मतलब कि अमीर हो या गरीब हो, आपके सामने अगर आता है तो आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उसको उसकी औकात दिखा सकते हैं। अगर अधिकारी गलत कर रहा है तो उसको बता सके कि वो कानून के ऊपर नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको कलेक्टर बनना है। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं विधि के समक्ष समता में। बात आती है जब विधियों के समान संरक्षण की, तो उसमें होता है कि प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता। मतलब क्या कि एक तो विशेषाधिकारों से प्राप्त है, दूसरा दायित्व क्या था अमित शाह का कि वो पॉलिटिकल रैली कर रहे थे। अधिकार क्या प्राप्त है कि वो ऐसा कर सकते हैं, परिस्थितियां ही ऐसी थी कि उनको ऐसा करना पड़ रहा था। समझ गए? तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन मत करना कि नहीं सर वो भी तो कानून के अंतर्गत आएंगे। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, और भी कई परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे आप कलेक्टर साहब हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा तो आपके दोनों हाथों में जंजीरें होंगी लोहे की, गले में जंजीर होगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको थोड़ी रियायत दी जाएगी, पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत सम्मान दिया जाता है। सिंपल सी बात है। जैसे आप में से कुछ लोग हमसे, हालांकि हमारे लिए तो सभी इक्वल रहते हो आप लोग, कोई भी मैसेज करता है, कोई भी कॉल करता है, हम सबसे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे फैमिली के मेंबर अगर कॉल करेंगे तो हम आपको कट कर देंगे ना थोड़ी देर के लिए, उनको पहले तरजीह देंगे। तो वो होता है परिस्थितियाँ, दायित्व और विशेषाधिकार और परिस्थितियों के मध्य कैसे हम समता लगाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। कोई एक कानून बनाया गया, उसके अंदर सभी इक्वल आएंगे, बिना भेदभाव के साथ समान व्यवहार हो। क्लियर?
अब बात आती है, जब इतनी हमने चीज़ें देख ली तो पहला जो विधि के समक्ष क्षमता होता है वो नकारात्मक हो जाता है और जो दूसरा है वो सकारात्मक हो जाता है। अब नकारात्मक और सकारात्मक हुआ क्यों? नकारात्मक इसलिए हुआ कि ये माना जाता है कि अगर सबके सब इक्वल ही ट्रीट किए जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी कोर्ट में पेश होंगे, एक आम आदमी भी कोर्ट में पेश होगा, तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की गरिमा का एक निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको निगेटिव कह दिया जाता है। दूसरे को सकारात्मक इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि इसमें सबके सब इक्वल हैं और इसमें जो भेदभाव किया जाता है वो पर्सन बाय पर्सन देख कर किया जाता है। ठीक है, इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक है। आपसे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना बस पूछ सकता है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के संदर्भ में बताइए। नंबर 1, विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है, आप कहेंगे बिल्कुल सही। विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक धारणा है, आप कहेंगे बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन देगा, तीसरा ऑप्शन मतलब इनका उद्देश्य है विधि, अवसर और न्याय की समानता को सुनिश्चित करना, आप कहेंगे बिल्कुल सही। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है विधि के शासन। सिंपल सी बात है, डाइसी का स्टेटमेंट है। मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाले पार्ट में क्या बताया था कि आजकल क्या होता है कि इंडियन पॉलिटी में आपसे क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी में बात कर रहा हूँ, पॉलिटी में आपसे क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है डाइसी का कॉन्सेप्ट। उन्होंने विधि का शासन की बात की थी और यूपीएससी ने 2019 के पेपर में आपसे पूछा है कि विधि के शासन का आशय क्या है? इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, विधि के समक्ष समता, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता अर्थात संवैधानिक व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। क्लियर? इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। और भारत में विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है, ये तो आपको पता है। ठीक, बाकी आपको यहाँ कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, और आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? ये पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड संबंधित है, रामनंदन समिति की सिफारिश के आधार पर। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हो ना, दूध को जब आप गर्म करते हो तो उसके ऊपर क्रीम आ जाती है, मलाई। तो इसका मतलब ऐसे आप समझिए बेसिक तौर पर कि मान लीजिए कोई पिछड़ा वर्ग है, जो पहले पिछड़ा वर्ग था, उनमें से पिछड़ा वर्ग में ऐसा तो होता नहीं सभी के सभी पिछड़े, किसी के सबके पास खाने पीने को ना हो। कुछ ऐसे होते हैं उन पिछड़े वर्ग में जो काफ़ी संपन्न होते हैं। ठीक, यानी कि जिनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो आरक्षण लेते रहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कई सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनको राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनका बीपीएल तो होता है, ये एपीएल भी होता है। तो वो लोग माने जाते क्रीमी लेयर, मतलब वो लोग उस कम्युनिटी में अच्छी अवस्था में हैं, तो अतः उनको आरक्षण ना दो। उनकी जगह जब हम हटा देंगे, मान लीजिए सपोज करो कि ओबीसी से 100 लोगों को आरक्षण देना है, ध्यान देना, ओबीसी से 100 लोगों को आरक्षण देना है। ओबीसी में 1000 लोग हैं। ठीक है, इन 1000 में अब 100 को दिया जाएगा। ठीक है, तो 900 को नहीं मिल पाएगा। ध्यान दिया आप, इन 1000 में 100 को दिया जाएगा तो 900 को नहीं मिल पाएगा आरक्षण, समझ गए। लेकिन इन 1000 में आपको पता है कि 200 लोग तो कौन से हैं? 200 लोग हैं वो लोग जो ऑलरेडी संपन्न हैं, जिनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। तो सरकार ने क्या कहा कि इन 200 लोगों को तो पहले ही से 1000 में माइनस करो, मतलब 800 लोग हमारे पास बचे। ठीक, अब इन 800 में हमें 100 को आरक्षण देना है, मतलब 100 को हमने दे दिया तो बचे कितने? 700। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमने कितने लोगों को बचा लिया? 200 लोगों की संख्या को बचा लिया, समझ गए। 900 ये था, 700 अब बच रहे, यानी कि कम से कम ये लोग तो बचे अब आरक्षण के दायरे से, जो जिनको नहीं मिल पाया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि वो लोग जो संपन्न, जैसे आप किसानों को देखते हो, है ना, आप देखते हो कि पंजाब हरियाणा के किसान संपन्न ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर भी वो कहते हैं कि टैक्स हम नहीं देंगे, और लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो संपन्न नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आप एक और चीज़ देखते होंगे, जब किसानों का ऋण सरकार क्यों नहीं माफ़ करती? एक रीज़न ये भी होता है कि सरकार किसानों का ऋण इसलिए नहीं माफ़ करती क्योंकि ज़्यादातर जो किसान होता है वो संपन्न वर्ग के होते हैं, और जो गरीब किसान होते हैं वो वास्तव में खुद के भूमि के मालिक नहीं होते, वो किसी और की ज़मीन पर खेती करते, तो उसको तो फ़ायदा नहीं मिलता। वो फ़ायदा मिल जाता है बड़े संपत्ति वर्ग के लोगों को। और इसीलिए आप देखना जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं वो खेती की ज़मीनें खरीदते हैं, क्योंकि खेती की ज़मीन पर टैक्स नहीं है गवर्नमेंट का। ठीक है, और खेती की ज़मीन पे उनको काफ़ी सारी रियायत मिल जाती है, और जब वो खेती करवाते हैं तो उनको ऋण में माफ़ी मिल जाती है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी एजेंडा होता है सरकार को लूटने का। मतलब सरकार को जब आप लोग आलोचना करते हो ना, तो कई सारी चीज़ों को सोचा करो कि सरकार मूर्ख तो नहीं होगी। ठीक, अब बात आती EWS कोटा की। क्या होता है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना पता हो कि 103वें संविधान संशोधन के द्वारा EWS कोटा आया था, यानी कि इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है, 10% आरक्षण मिलता है। कई सारी कैटेगरी हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछेगा तो डिटेल में आरक्षण पे, बाकी नहीं आएगा। फिर आता है मंडल आयोग। मोरारजी देसाई की सरकार में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसके सदस्य थे BP मंडल, उन्हीं के नाम पर इसे मंडल आयोग कहते हैं, मतलब आरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा। अस्पृश्यता के अंत पर बस आप 2 से 3 लाइनें देख लीजिए जो मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं। क्या कि 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, जिसका नया नाम कर दिया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। ठीक है, ना तो संविधान में और ना ही इस एक्ट में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे सकता है कि भारतीय संविधान में तो अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अस्पृश्यता अधिनियम 1955 और 1976 में इसे अच्छी तरीके से भली बात परिभाषित किया गया। आप कहेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है जब फंडामेंटल किसी का राइट वायलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते समय वो कई प्रकार की रिट का उपयोग करता है। ठीक है, उन रिट के अंतर्गत अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे 2 क्वेश्चन एक और पूछे जाएंगे। पहला क्या कि रिट जारी करने का अधिकार केवल उसे उच्च न्यायालय को, तो गलत हो जाएगा। फंडामेंटल राइट के संदर्भ में उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को राइट प्राप्त है। और एक और बात आपको बताएं कि उच्च न्यायालय को ज्यादा रिट अधिकार प्राप्त है, मतलब फंडामेंटल के अलावा भी अन्य रिट जारी कर सकती है उच्च न्यायालय, जबकि उच्चतम न्यायालय केवल फंडामेंटल के रिट जारी करती है। मतलब क्या है कि उच्चतम न्यायालय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के संबंध में रिट जारी करने का जो क्षेत्र है वो सीमित है, यानी कि उच्च न्यायालय का रिट के संबंध में जो क्षेत्राधिकार है वो ज्यादा है अपेक्षाकृत उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। क्लियर, तो ये बातें आपको पता चल गई। अब कई प्रकार की देखिए यहाँ पे वही बातें दे दी गई हैं। ठीक है, केवल मूल अधिकारियों के क्रियान्वयन को लेकर है। उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के, है ना। ये बातें आपको याद रखना है कुछ मोटे तौर पे। क्या है कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारियों के क्रियान्वयन के रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय किसी अन्य उद्देश्य के लिए। उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के या अपने क्षेत्र के। मतलब क्या है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्र में जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट। ठीक है, जबकि वो नहीं जारी कर सकता। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट क्षेत्र को नकार नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि हम अपने रिट के अधिकार को नहीं प्रोवाइड कराएंगे, हम इस रिट को नहीं पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है लोगों का, समझ गए। बाकी आपसे इस पे क्वेश्चन, और इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। ठीक है, हालांकि उच्च न्यायालय को प्राप्त है, क्यों? क्योंकि मेन काम फंडामेंटल का किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, अब कौन कौन सी रिट हैं ये आप देख लीजिए, और इस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा, डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल हम फार्मूले के बेस पे आपको पढ़ा देंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब सामने लाओ, बंदी का मतलब बंदी को, तो नाम से समझ गए कि सशरीर बंदी को उपस्थित करना। इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन है, क्या पूछा जाएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो सार्वजनिक व व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। ठीक है, बाकी कोई भी रिट सार्वजनिक व व्यक्तियों के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती, ये याद रख, सॉरी, बाकी कोई भी रिट व्यक्तिगत नहीं जारी की जा सकती, सार्वजनिक व प्राधिकरण के लिए जारी की जा सकती है। समझ गए, ये लाइनें याद रखनी है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक व्यक्ति हो, सार्वजनिक इंस्टीट्यूशन हो कोई, या पर्सनल कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो, उसके खिलाफ हम जारी करवा सकते हैं, लेकिन अन्य रिट को केवल और केवल सार्वजनिक के रूप में जारी की जाती है, व्यक्तिगत या निजी व्यक्ति के लिए नहीं। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ गए। अब बात आती परमादेश। परमादेश को संधि विच्छेद करो, परम आदेश मतलब हम आपको आदेश देते हैं। आदेश कौन देता है? बड़ा ही तो देता है छोटों को। जैसे आपके पिता ही आपको आदेश देंगे, आप ही अपने भाई बहन को आदेश देंगे, ना कि आपका भाई बहन आपको आदेश देगा, वो तो रिक्वेस्ट करेगा ना।
तो यही होता है कि ऊपर का कोई अधिकारी नीचे को आदेश देगा। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा कि न्यायालय सार्वजनिक अधिकारियों को जारी करता है, उनसे पूछता है कि आप ये कार्य क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना कि कई डिपार्टमेंट्स काम नहीं करते, तो उनके खिलाफ ये जारी किया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि हो सकता है हाई कोर्ट रिट जारी करे किसके लिए, नीचे के जिला जज के लिए या सत्र न्यायाधीशों के लिए। ठीक, परमादेश किसके लिए नहीं जारी किया जाता, निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब यही होता है ना, रट्टा मारने से लाख गुना बेहतर है स्मार्ट स्टडी अपनाना, कि भाई केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण में निजी व्यक्ति है, बाकी किसी में निजी व्यक्ति नहीं आएगा। फिर क्या आता है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का माना मतलब क्या होता है, रोकना या मना करना या प्रोहिबिटेड। क्लियर, इसमें क्या होता है, किसी उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए। मतलब सपोज कीजिए कि जैसे आप में से कुछ लोगों के कुछ राइट हमने वायलेट कर रखे हैं। क्या वायलेट कर रखे हैं, कि आप हमसे पर्सनल क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ सकते। ठीक है, आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, आप हमारे ग्रुप में फालतू की पॉलिटिकल बातें नहीं कर सकते। पढ़ाई की पूरे दिन करो, 24 घंटे करो, हम हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, लेकिन इन चीज़ों की बातें आप नहीं कर सकते। यानी कि हम आपके उस न्याय क्षेत्र को जहां आप आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करते हो उसे रोक देते हैं। क्लियर, यानी कि मना कर देते हैं, यानी कि प्रतिषेध कर देते हैं। कौन करता है, ऊपर का न्यायालय। किसको, नीचे का। मतलब इस वक्त अथॉरिटी आप में से सबसे ज़्यादा हाई कौन है, हम हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि आपको ग्रुप में ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, इसलिए एडमिन और ऑनर वहाँ पे वर्ड आता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। बाकी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई नहीं वो हूँ, आपकी अपनी एकेडमी है, लेकिन बस ये होता है कि आप लोग डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि लवासना में आपको ऐसे ही डिसिप्लिन में रहना है, इसलिए हम ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, बाकी आप चाहे उसमें गाने डालें, कुछ भी डालें, आप ही को नुकसान होगा। बात आती प्रतिषेध क्या है। ठीक है, वही जो हमने बता दिया, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि हाँ ये क्या करता है, अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी करता है कि आप ये काम करिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, ये सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध किया जाएगा, निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। समझ के याद ही नहीं रखना है। होता है कि बच्चे रटते रहते हैं, रटना नहीं है, कुछ चीज़ें बस पढ़ना है। बात आती उत्प्रेषण। अभी तक हमने क्या पढ़ा, परमादेश में ऊपर वाला नीचे को आदेश देगा, प्रतिषेध में ऊपर वाला नीचे को मना करेगा। उत्प्रेषण में क्या है, नीचे वाला ऊपर आएगा। उत्प्रेरणा का मतलब ऊपर उठाना। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि नीचे कोई कोर्ट है, वहां पे कोई केस गया है, लंबित पड़ा है, तो उस कोर्ट के केस को ऊपर की कोर्ट अपने यहाँ मंगा लेगी। जैसे आप देखते हैं ना, कई बार हाई कोर्ट में किसी चीज़ की सुनवाई हो रही होती है तो सुप्रीम कोर्ट दखल देता है कि भाई ये केस हमारे पास भेज दो। यानी कि स्थानांतरण से रिलेटेड है, प्रमाणित होने से रिलेटेड है, सूचना देने से रिलेटेड है। मतलब एक उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरणों को कहेगा कि जो लंबित मामले हैं वो आप हमारे पास भेज दीजिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों या निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं उपलब्ध है। समझ गए कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ ये भी नहीं जा सकता है। फिर बात आती है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का मतलब सिंपल सी बात है, जैसे हम आप लोगों को डांटते नहीं कभी कभी, जैसे कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं कि तुमने ये चीज़ क्यों डाली, हालांकि आज तक मैंने आप लोगों को डांटा नहीं है। ठीक है, आपको ये राइट नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ, बस बात बोल देता हूँ जो कि अपने आप आपको चुभ जाती है और आप मान लेते हैं हाँ डांट ही पड़ी है। ठीक, अधिकार प्रच्छा का सिंपल सा मतलब ये, जैसे मैंने देखा कई सारे गंदे बच्चों को इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी पढ़ते हैं, तो उस इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन की कुर्सी में जाकर बैठते हैं, चेक करते हैं, अच्छा इसमें ऐसे मास्टर बैठता था, उसकी ऑफिस में जाके उसकी कुर्सी में बैठेंगे। तो ये तरीके की मूर्खता होती है। अगर आप अचानक वहाँ पे वो मास्टर आ जाए तो आपसे पूछ सकता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी इस कुर्सी में बैठ गए। ठीक है, उसको बोलते हैं अधिकार प्रच्छा। सिंपल सी बात यह है कि किसी भी ऑफिस में कोई व्यक्ति काम कर रहा है जबकि वो उस पद के लायक ही नहीं था, तो उसको हम बोलते हैं अधिकार प्रच्छा। वही बात यहाँ है कि प्राधिकृत या वारंट के द्वारा न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। मतलब वो उस, जैसे आप देखते हो ना, फर्जी कुछ लोग आईपीएस बन के घूमते हैं, आईएएस बन के घूमते हैं, और कुर्सी भी बढ़िया बनाए होंगे, रहते भी अच्छे से फुल डेकोरेट ताम झाम में, तो उन्हीं लोगों को ये रोकता है एक तरीके का। क्लियर, निजी कार्यालय के लिए नहीं जारी किया जा सकता, सिंपल सी आप समझ सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे एक बात है क्या
कि अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और इससे पहले आप उत्प्रेषण, ये जो 4 हैं केवल पीड़ित के द्वारा जारी की जाती हैं। ठीक है, इसको अधिकार परीक्षा को किसी भी व्यक्ति के द्वारा आप जारी कर सकते हो। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब मार्शल लॉ क्या होता है, ये आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मार्शल लॉ का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सैन्य कार्यवाही, मतलब सेना के द्वारा उस प्रशासन को रेगुलेट करना, ये मार्शल लॉ है। हालांकि हमारे संविधान में कहीं पर इसकी व्याख्या नहीं की गई है, बट इतना पता होना चाहिए सैन्य प्रशासन से रिलेटेड है। अब मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या डिफरेंस है? हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल हम आपको आगे पढ़ाएंगे DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी के बाद, बट हम अभी आपको यहाँ पे ये इंडेक्स कवर करा देते हैं ताकि जब वो कवर कराएंगे तो आपको ये चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, मार्शल लॉ क्या होता है? सैन्य कानून, जैसे आप समझ गए, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल न केवल फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंध को भी प्रभावित करता है। मार्शल लॉ में सरकार एवं साधारण कानूनी कार्यालय न्यायालय को निलंबित कर दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्शल लॉ के दौरान आप कोर्ट चले जाओ कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, ये नहीं कर सकते आप। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में आप सामान्य कानून और सरकार जारी रहते हैं, उस पर आप जा सकते हो। ठीक, यहाँ कानून और व्यवस्था के भंग होने पर दोबारा निर्धारित करता है। ये सिर्फ 3 आधारों पर लगता है, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन है। लेकिन ये तब लगता है, जैसे आप देखते होंगे ना कि जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ गए, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हालात बिगड़ गए, फला राज्य में दंगे हो गए, दिल्ली में दंगे हो गए तो मार्शल लॉ लग गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, कानून व्यवस्था से संबंधित। ये देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लगता है, ऐसा नहीं कि पूरे देश में लग जाए। और जबकि राष्ट्रीय आपातकाल नाम से ही समझ में आ रहा है राष्ट्रीय, तो पूरे देश में या उसके किसी पार्ट में लगेगा। इसका संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, ये अव्यक्त है, मतलब जब मर्जी है तब लगा दो। लेकिन इसकी संविधान में पूरी विशेषता है, विधिवत प्रक्रिया है, कैसे लगेगा, कब तक जारी रहेगा, कब समाप्त किया जा सकता है, ये सारी बातें यहाँ पे हैं। ठीक, अब आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लास्ट आपका ये टॉपिक है अब कि फंडामेंटल राइट्स के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। आखिरकार इतनी हम चर्चा उतनी देर से कर रहे हैं फंडामेंटल, इसका प्रयोग क्या है और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना है कि एक तो ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं, दूसरा ये व्यक्ति की भौतिक व नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, तीसरा ये व्यक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक होते हैं, ये विधि के शासन की स्थापना करते हैं, ये अल्पसंख्यकों व समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं, ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं, ये सरकार की शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं, ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं, ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना भी सुनिश्चित करते हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से मूल अधिकारों का महत्व कौन कौन से हैं, 4 आपको दे देगा तो आप बता देंगे साहब चारों सही हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको अब यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी की चीज़ें फालतू हैं, ये तो आप वैसे भी अलग से याद करेंगे, तो यहाँ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कराए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारा आज का यही मैग्ना कार्टा ही था, फंडामेंटल राइट हमने कवर करा दिया। यहाँ पे हमने एक बात बस नहीं बोली थी, संवैधानिक उपचारों को भीमराव अम्बेडकर साहब ने आत्मा कहा है, ये आप बस लिख लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने ही कहा है। और प्रस्तावना को किसने कहा था? M हिदायतुल्लाह ने, आत्मा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लासेस आपको पसंद आई होंगी। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर करा दिए। अब हमारा बचता है DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, उनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में एक साथ कंपाइल करा देंगे और इस तरीके से आपका आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 का तक कंप्लीट हो जाएगा और आपको क्वेश्चन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए कि अपने आप में वैक्सीन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हों और वैक्सीन लगवा लीजिए ताकि आपको कोरोना ना हो। ठीक है।